ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आपको खींच के समझाया था। तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर मैंने एक पॉइंट बताया था, सेंटर के बिल्कुल करीब होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स तो मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल सेंटर के आसपास, इन्फिनिटी पर फील्ड 0 है तो सेंटर पर भी 0 है, इन्फिनिटी पर भी 0 है। तो एक बार पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी फिर कम होगी, क्योंकि सेंटर पे भी 0 है, इन्फिनिटी पर भी 0 है। तो एक बार बढ़ेगी और फिर कम होके इन्फिनिटी पर पहुंचते पहुंचते वापस 0 हो जाएगी। दूसरी तरफ रिंग से पीछे जाओगे तो पीछे भी सेम ग्राफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होगा। तो डायरेक्शन उल्टा होगा, इसलिए मैं नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूं। ग्राफ का शेप बिल्कुल सेम है। तो दूसरे साइड द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो ये ग्राफ मैंने पिछले सेशन में प्लॉट किया था, और फिर मैंने एक बात आपको बताई थी कि ये जो मैक्सिमम फील्ड आएगी, ये मैक्सिमम फील्ड एक प्लस a बाई रूट 2 पर आएगी, एक माइनस a बाई रूट 2 पर आएगी। तो मैंने आपसे कहा था कि आप फाइंड करके लाओ ये जो प्लस a बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2 आया है, ये कैसे आया है, इसको आपको फाइंड करने को मैंने पिछले सेशन में होमवर्क दिया। तो अब मैं आपको ये फाइंड करके दिखाता हूं, ये प्लस a बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2 कैसे आया। एक चीज और फाइंड करनी थी कि ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये दो बातें करने की मैंने आपको पिछले सेशन में होमवर्क दे रखा था। तो अब मैं ये दो चीजें करने जा रहा हूं। एक तो मैं ये प्रूफ करूंगा कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो प्लस माइनस a बाई रूट 2 पॉइंट्स पर है, और मैं ये फाइंड करूंगा कि ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली है कितना। तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दीज टू थिंग्स। तो मैं ये ग्राफ इरेज करूंगा। ग्राफ आप लोगों ने ऑलरेडी बना ही लिया था पिछले सेशन में। इन केस किसी बच्चे ने ना बनाया हो तो अब बना लो। ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, पिछले सेशन में मैंने ये एक्सप्रेशन प्रूव किया था, आपसे कहा था याद रखना। जिन बच्चों ने ना याद किया हो अब कर लो याद। तो रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये एक्सप्रेशन होता है। और ये जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x है, और इसी जो एक्सप्रेशन है इसी का बेसिकली ग्राफ हमने प्लॉट किया है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x है, और हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगी। तो मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा, और वही मैं लगाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट अस डिफरेंशिएट dE बाई dx। मैं मान के चल रहा हूं कि सारे बच्चे बड़े हो गए, डिफरेंशिएशन करना आता है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बाहर। Q मतलब रिंग का टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कांस्टेंट है बाहर। तो जो डिफरेंशिएशन होगा ddx ऑफ, डिफरेंशिएशन होगा बेसिकली x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये डिफरेंशिएशन करना है, और यहां पर मैं कोशेंट रूल लगा रहा हूं। x हमारा न्यूमरेटर है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 डिनोमिनेटर है। जिन बच्चों को कोशेंट रूल नहीं याद है उनके लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपके पास है तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला होता है, ये याद करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, मैथ्स की चीज है, आपको याद करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला मैं यहां पे अब अप्लाई करूंगा, तो देखते हैं क्या मिलता है। डी बाई डी एक्स की वैल्यू, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। डिनोमिनेटर की जगह ये चीज है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमारा x है, तो ये पहला टर्म है डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मतलब x, न्यूमरेटर मतलब x, डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ये चीज है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो होल अपॉन इस पूरी चीज को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर जब किया जाएगा तो ये पावर 3/2 में बाई 2 खत्म हो जाएगा, केवल 3 रह जाएगा। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन किया है, डी बाई डी एक्स कैलकुलेट किया है। अब मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग पहले इतनी चीज को करो, वीडियो पॉज करके जल्दी नोट करो। ओके, अब सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। अब देखें न्यूमरेटर में क्या क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन को करने के लिए हम चेन रूल लगाएंगे, पता है चेन रूल, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप x मानो, तो x पावर 3/2, तो x पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2 इंटू x पावर हाफ, x पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन यही होता है, डी डी एक्स ऑफ x पावर 3/2 इट इज 3/2 x पावर हाफ। ये डिफरेंशिएशन का एक्चुअली सबसे पहला फॉर्मूला है। तो यहां पे x की जगह ये ब्रैकेट वाली चीज है, तो x की जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ, और अब चेन रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x मानते हैं और फिर जिसको x माना उसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये x नहीं है तो हमने इसको x मान लिया है पर ये x है तो नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जिसको हमने x माना है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, बचता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये आएगा। आई होप कि आप लोग डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट हो गए होंगे, बहुत सिखाया गया है डिफरेंशिएशन। ओके, और ये पूरी चीज के डिवाइडेड बाय, इस पूरी चीज को डिवाइड किया जा रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3 से। ठीक, अब देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ कॉमन आ रहा है। अंदर क्या है, तो पहला वाला जो टर्म है इसमें 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो पावर हाफ को कॉमन ले लिया, तो जब हाफ पावर कॉमन लोगे 3/2 पावर में से
तो 1 पावर बची, 3/2 में से हाफ बाहर आ गया तो 1 रह गया। तो पहला वाला जो टर्म है उसमें तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह गया, माइनस 3/2 रहता है, 3/2 रहता है, और क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ तो कॉमन हो गया है, तो x और 2x मल्टीप्लाई होके 2x का स्क्वायर बनेगा ये। तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, और जो डिनोमिनेटर है उसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है। एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन और कर देते हैं। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 है और न्यूमरेटर में हाफ है, तो डिनोमिनेटर में 3 पावर है, न्यूमरेटर में आधी पावर है, तो न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में से माइनस हो गई, बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, तो 3 में से आधी पावर माइनस करोगे तो 3 माइनस हाफ इज 2.5, तो डिनोमिनेटर में पावर 5/2 बनेगा, तो ये तो डिनोमिनेटर हो गया। और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, तो ये जो है ये तो हमने डिनोमिनेटर के साथ एडजस्ट कर लिया है। अब ये जो टर्म बचा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये आ गया डीई बाई डी एक्स। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन किया है, अभी तक कोई बड़ी चीज नहीं की है, प्लेन डिफरेंशिएशन किया है यहां पर। और अब हम मैक्सिमा मिनिमा लगा रहे हैं, तो ये तो सभी को पता है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो जब मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो डीई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है, और डीई बाई डी एक्स 0 मतलब ये चीज 0, तो यहां पे ये तो नॉन जीरो टर्म है, क्यू अपॉन 4πε0 तो 0 होने वाला टर्म है, और ये भी पॉजिटिव टर्म है, ए स्क्वायर स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये भी टर्म 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, केवल ये वाला टर्म है जो 0 से इक्वेट हो सकता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये जो न्यूमरेटर है यही 0 है, और यहां से x की वैल्यू निकलती है, साफ साफ नजर आ रहा है, प्लस माइनस a बाई रूट 2, तो प्लस माइनस a बाई रूट 2, यही मैंने आपको प्रूव करने को कहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस माइनस a बाई रूट 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड जो है उसको मैक्सिमम ही कहेंगे। मिनिमम तो हम जानते हैं, मिनिमम तो 0 मैग्नीट्यूड है, एक इन्फिनिटी पर फील्ड 0 है, एक रिंग के सेंटर पे 0 है, तो ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट्स आए हैं। फेयर कॉपी पे इतना कैलकुलेशन नोट करो जल्दी। तो एक तो मैंने आपको ये प्रूफ करने को दिया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो कौन से लोकेशन पर होगा, तो ये मैंने जस्ट अभी प्रूफ किया कि प्लस माइनस a बाई रूट 2 लोकेशन पर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड of a uniformly charged ring is maximum at x equal to plus minus a by root 2, यहां पर मैक्सिमम है। दूसरी चीज मैंने आपसे ये कहा था
कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है ये भी फाइंड करो। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड due to of the electric field at the axis of a uniformly charged ring is। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है रिंग की एक्सिस पर वो ये है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, qx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और अगर मैक्सिमम फील्ड चाहिए तो x की वैल्यू a/√2 रखना पड़ेगा। तो फॉर x इक्वल टू a/√2, माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी माइनस तो नहीं होना है। तो फॉर x इक्वल टू a/√2 वी हैव e इक्वल टू e max। So E max is equal to 1/4 pi epsilon naught q, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a/√2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, x की वैल्यू a/√2 सब्स्टिट्यूट करोगी, और क्योंकि x का स्क्वायर कर रहे हो तो a/√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 के ऊपर से रूट हट जाएगा, पावर 3/2। तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 3a स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू a/√2, और जो डिनोमिनेटर है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3a स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3/2। मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, इतनी चीज को जल्दी नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, आगे का कैलकुलेशन कर रहा हूं। कैलकुलेशन क्या है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सो E max इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और x की जगह a/√2 डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर बाई 2 पावर 3/2। तो इतना तो जानते होंगे, अगर पावर 3/2 है तो उसको x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। भाई पावर 3/2 का क्या मतलब होता है, एक पावर और आधी पावर। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है 3a स्क्वायर बाई 2, इसकी पावर 3/2 है। तो पावर 3/2 का मतलब एक पावर अलग और आधी पावर यानी अंडर रूट अलग। तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि ये जो अंडर रूट 2 है ये कैंसिल हो रहा है, और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर यानी a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड द फाइनल रिजल्ट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 ऊपर चढ़ गया, 2q बाय 3a स्क्वायर, और एक √3 भी है तो 3√3a स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और ये जो मैक्सिमम लोकेशन है ये ग्राफ में x की वैल्यू प्लस a/√2 और माइनस a/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो यही मैंने आपको होमवर्क में फाइंड आउट करने के लिए दिया था, नोट कर डालो जल्दी से। जल्दी से फेयर कॉपी पे इस चीज को नोट कर लो। और बच्चों, आज मैं आपको और कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं,
अभी ऑलरेडी हमारे पास कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं डिस्कस करने के लिए। एक तो गॉस लॉ पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम था जिसमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैंने डायग्राम्स बना के आपको दिया था। और एक होमवर्क प्रॉब्लम है गॉस लॉ को यूज करके एक हॉलो सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, सॉलिड सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का मैंने आपको टास्क दिया है। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने को दिया है। एक्चुअली हॉलो सिलेंडर है या सॉलिड है, दोनों ही हम लोगों को करने हैं। तो वो होमवर्क प्रॉब्लम आपके पास होंगे, तो उनको हमें डिस्कस करना है। आज मैं कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं। हम लोग सबसे पहले ये जो 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स अभी पेंडिंग है इनका डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको कोई नया होमवर्क अलॉट करूंगा। तो अभी डिस्कशन वर्क पेंडिंग है, इसलिए नया होमवर्क नहीं अलॉट किया जा रहा है। अब मैं सीधे कैपेसिटर की थ्योरी पर पहुंच रहा हूं, कैपेसिटर की थ्योरी को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ओके, पिछले सेशन में मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करके समझाया था। तो एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस। ठीक है, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है उसका ये एक्सप्रेशन होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम किसको कहते हैं। ये भी मैंने पिछले सेशन में समझाया था कि 2 मेटल की प्लेट्स हम लोग लेते हैं और दोनों प्लेट्स को बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल खड़ा कर देते हैं। एक प्लेट की अर्थिंग करते हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज को रखते हैं। तो जिस प्लेट की अर्थिंग की है उस पर नहीं, दूसरी वाली प्लेट पर हम चार्ज डालते हैं। और जब आप दूसरी प्लेट पर चार्ज डालते हो तो मान लो पॉजिटिव चार्ज आपने डाला, तो सामने वाली जो प्लेट है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर अंदर की तरफ आ जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सामने वाली प्लेट है जिसकी अर्थिंग हमने की है, इस अर्थिंग वाली प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अंदर आके इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब ये वाली जो प्लेट है उसकी इनर साइड पर एक माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा और अंदर होगा माइनस चार्ज डेवलप, आउटर साइड पर प्लस क्यू चार्ज होगा। लेकिन ये जो आउटर वाला चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा क्योंकि हमने अर्थिंग कर दिया है। तो ये बाहर वाले चार्ज को ये प्लस क्यू चार्ज रिपेल कर रहा है और रिपल्शन की वजह से जब आप अर्थिंग करोगे तो ये अर्थिंग में चला जाएगा ये प्लस क्यू चार्ज। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये आउटर साइड पे आया था चार्ज और वो अर्थ में चला गया है। सारी बातें मैंने पिछले सेशन में बताई थी, जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं। चाहता हूं मैं कि सारे बच्चों को जो पिछले सेशन में बताई हुई बातें एक बार दिमाग में रिफ्रेश हो जाएं, फिर मैं आगे की बात आपको समझाना शुरू करूंगा। तो पिछले सेशन में मैंने ये बातें आपको समझाई थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहा जाता है। तो 2 मेटल की प्लेट्स लिया जाती हैं और इन दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करते हैं। एक प्लेट की अर्थिंग करते हैं, दूसरे प्लेट पर चार्ज डालते हैं। तो जब आप चार्ज डालोगे तो इस अर्थिंग वाली प्लेट पर, क्योंकि ये मेटल की प्लेट है, तो मेटल की प्लेट है तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मेटल में होते हैं, भारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो सामने वाली प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इधर वाली प्लेट की इनर साइड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो माइनस चार्ज डेवलप होगा अंदर वाली साइड पर, और बाहर वाली साइड से इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज बाहर डेवलप हुआ है वो अर्थ में चला जाएगा क्योंकि हमने अर्थिंग की है, तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। पिछले सेशन में मैंने एक बात और बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ में क्यों नहीं जाएगा? याद है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन में अटक गया है, अट्रैक्ट है।
मतलब बेसिकली इस प्लस चार्ज ने इस माइनस चार्ज को पकड़ लिया है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये दोनों चार्ज, प्लस और माइनस। तो जो माइनस चार्ज है उसको प्लस चार्ज ने अट्रैक्ट किया है, और क्योंकि वो अट्रैक्शन में फंसा है इसलिए वो कहीं जा नहीं सकता है। लेकिन जो बाहर वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, वो पॉजिटिव चार्ज को ये वाला प्लस चार्ज रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से वो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने पिछले सेशन में समझाई थी। तो ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेटल की दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हमने खड़ी करी है, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने डी सिंबल दिया है। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को हमने डी सिंबल दिया है, और प्लेट्स का जो एरिया है उसको हमने ए कहा है। तो पिछले सेशन में मैंने प्रूफ किया था कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये एक्सप्रेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। आज मैं इसी एक्सप्रेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाने वाला हूं। ओके, एक चीज और याद दिलाता हूं, पिछले सेशन में बताई थी ये बात भी, कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये चार्ज हमने दिया है, लेकिन ये जो माइनस चार्ज है और ये जो अर्थ में गया प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस और ये वाला प्लस, ये हमने नहीं दिए हैं चार्ज। ये चार्ज कहां से आ रहे हैं? तो ये जो प्लेट है ये मेटल की प्लेट है, और मेटल की प्लेट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो मतलब अंदर की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है, अंदर वाली साइड पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए अंदर वाली साइड पे माइनस चार्ज आ चुका है। बाहर वाली साइड पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, इसलिए बाहर की साइड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, और वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो करके चला गया। तो ये जो सामने वाली प्लेट पर माइनस और प्लस चार्ज हैं, ये हमने नहीं दिए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रीडिस्ट्रीब्यूशन से प्रोड्यूस हुए हैं चार्ज। और मैंने बताया था कि इन जो चार्जेस को जो हम नहीं दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डेवलप हो रहे हैं, इन चार्जेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। पिछले सेशन में मैंने ये सारी बातें आपको बताई हुई थी। एक और मैंने पिछले सेशन में इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि अगर एक मेटल की प्लेट है और इसको हम यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं, इस तरह से, और ये जो हमारी प्लेट है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेते हैं मान लो। तो एक मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये जो मेटल की प्लेट होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रिजल्ट को यूज करके ही हमने ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला प्रूव किया था। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये आपको याद रखना है। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो, ये याद होना चाहिए सारे बच्चों को। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई रिपीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट अगर है तो उस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस रिजल्ट को लेकर मैं आगे की बात आपको समझा रहा हूं। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डायग्राम को देखते जाओ। इस पॉइंट पर कैपेसिटर के बाहर इस पॉइंट पर आते हैं, तो ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो पॉजिटिव प्लेट की फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस चार्ज से अवे, माइनस चार्ज की तरफ। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ये वाला पॉइंट लिया है, और इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये जो प्लस चार्ज है वो अपनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो माइनस चार्ज है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव वाली फील्ड का वो नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट पर दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसल हो जाती है, और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल हो जाती है इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इसी तरह दूसरी तरफ जाओगे, यहां पर आओगे, तो प्लेट्स के बाहर का पॉइंट, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगी। अगर उधर पॉइंट लेते हो तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो पॉजिटिव से अवे, और मैग्नीट्यूड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की फील्ड नेगेटिव की तरफ, मैग्नीट्यूड इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कैंसल, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल प्लेट्स के बीच में होती है। प्लेट्स के बाहर के एरिया में, प्लेट्स के बाहर का जो जोन है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं। और ऐसा सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नहीं होता, दुनिया के हर कैपेसिटर में होता है। हम लोग और भी डिजाइन के कैपेसिटर्स के बारे में सीखेंगे, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसे ही हम लोग दूसरी डिजाइन के कैपेसिटर्स के बारे में भी सीखेंगे। हर कैपेसिटर में यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों प्लेट्स के बीच में रहती है। प्लेट्स के बाहर का जो जोन है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप देख रहे हो, ये कैपेसिटर्स का कॉमन फीचर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों प्लेट्स के बीच में ही होती है, प्लेट्स के बाहर के जोन में नहीं होती है, किसी भी कैपेसिटर में नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने आपको फाइंड करके दिखाया कि प्लेट्स के बाहर का कोई भी पॉइंट लोगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो प्लेट्स के बाहर चाहे इधर आओ चाहे उधर आओ, फील्ड 0 है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच का कोई पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव की फील्ड तो इस डायरेक्शन में है। पॉजिटिव की फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो पॉजिटिव प्लेट की फील्ड इधर है, और मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज की फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो नेगेटिव की तरफ जाती है, तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड नेगेटिव की तरफ जा रही है, मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इस बार बाहर के पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही है, लेकिन प्लेट्स के बीच में अगर पॉइंट लोगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। तो बाहर के पॉइंट पर दोनों प्लेट्स की फील्ड कैंसिल हो रही है, लेकिन प्लेट्स के बीच वाले स्पेस में दोनों प्लेट्स की फील्ड आपस में ऐड हो जाती है। तो प्लेट्स का बीच का जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज, दोनों को ऐड करोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो यही चीज मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस आउटसाइड द टू प्लेट्स इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बाहर के पॉइंट पर
दोनों फील्ड अपोजिट हैं तो कैंसल होके 0, और अंदर के पॉइंट पर दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हैं तो ऐड होके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड बनेगी। तो मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं बचा है, तो आप लोग नोट करना शुरू करो। एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस। डायग्राम बनाओ। ये एक्सप्रेशन आपने पिछले सेशन में प्रूव किया है। डायग्राम बनाओ, साइड हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट नोट करो जल्दी से। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट करना है। अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं। तो जो पहला पॉइंट है उसमें मैंने आपको लिखवाया है कि प्लेट्स के बाहर का जो स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच वाले स्पेस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द space between the two plates hits। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो जगह है, बीच वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो बीच वाले स्पेस में दोनों प्लेट्स की फील्ड आपस में ऐड होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी ये। तो प्लेट्स के जो बाहर का स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और प्लेट्स के जो बीच का स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं एनर्जी है। तो क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब बाहर एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है। एनर्जी जो भी स्टोर है वो प्लेट्स के बीच में ही स्टोर हो रही है। तो यही मैं अगला पॉइंट लिखवाऊंगा। पहले पॉइंट नंबर 2 नोट करिए आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी समझाया वही बात मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखी है। एज एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दोनों प्लेट्स के बीच में ही है, प्लेट्स के बाहर तो फील्ड है ही नहीं। तो जितनी भी एनर्जी ये कैपेसिटर में स्टोर है वो सारी एनर्जी प्लेट्स के बीच में ही है, प्लेट्स के बाहर की जगह पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है। तो यही पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, एज एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहती है, सो एंटायर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज स्टोर्ड ओनली इन द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो कैपेसिटर की सारी एनर्जी प्लेट्स के बीच में ही है, प्लेट्स के बाहर कोई भी एनर्जी कैपेसिटर की नहीं है। कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो सब प्लेट्स के बीच वाली जगह में है, क्योंकि प्लेट्स के बीच वाली जगह में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहीं एनर्जी स्टोर होती है। दूसरी बात यह है, अगर आप दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज करेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, तो दोनों प्लेट्स का कुल मिला के चार्ज क्या है? 0। प्लस क्यू माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज हो गया 0। और ये बात केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नहीं है कि टोटल चार्ज 0 हो रहा है, ये हर कैपेसिटर में होगी। मतलब ये कैपेसिटर का कॉमन फीचर है कि जितना प्लस चार्ज एक प्लेट पे होता है उतना माइनस चार्ज सामने वाली प्लेट पे होता है। तो ये कॉमन फीचर है कैपेसिटर का, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में नहीं है कि टोटल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज कैपेसिटर का हमेशा ही 0 होता है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कैपेसिटर का चार्ज बताओ, तो आपको 0 नहीं बताना है। कैपेसिटर का चार्ज तो हमेशा 0 होता है, 0 थोड़ी बताना होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कैपेसिटर का चार्ज बताओ, अंडरस्टूड होता है उसकी एक प्लेट का चार्ज बताओ। अगर क्वेश्चन में यह कहा जाए कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आपको एक प्लेट का बताना है, क्योंकि दोनों प्लेट का टोटल करोगे तो वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कैपेसिटर पे चार्ज बताइए, तो आपको टोटल करके नहीं बताना है, वो तो 0 रहेगा ही भाई, आपको एक प्लेट का बताना है, ठीक है।
तो कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा जीरो होता है, और क्योंकि चार्ज हमेशा जीरो होता है तो अक्सर बच्चों को यह भ्रम होता है कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है। बच्चों को यह फील होता है, कई लोगों को यह फील होता है कि कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। गलत बात है बेटे, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की डिवाइस नहीं होता है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। और जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 3 में बताया, सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्लेट्स के बीच में है, यानी कैपेसिटर की सारी एनर्जी केवल प्लेट्स के बीच वाली जगह में ही स्टोर है, प्लेट्स के बाहर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स का जीरो है, और ये हमेशा ही जीरो होगा, हर कैपेसिटर में जीरो होगा। तो कैपेसिटर का कभी भी चार्ज पूछा जाए तो आपको टोटल नहीं बताना है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा चार्ज तो एक प्लेट का बताना है, टोटल तो हमेशा जीरो ही होता है। और क्योंकि टोटल हमेशा जीरो होता है, इसलिए आप ये चीज समझ लो कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने की डिवाइस नहीं होता। कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। यही चीज मैंने पॉइंट नंबर 4 में लिखी है। नेट चार्ज ऑफ एट द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, दोनों प्लेट्स का मिला के जो नेट चार्ज है वो है प्लस क्यू माइनस क्यू मिला के जीरो हो गया। और नीचे मैंने लिखा है साफ साफ, कैपेसिटर डज नॉट स्टोर चार्ज। कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर करता ही नहीं, इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है ये, चार्ज स्टोर करने की डिवाइस नहीं है। पॉइंट नंबर 3 और 4 को जल्दी से नोट कर लो। ओके, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। अभी अभी मैंने पॉइंट नंबर 4 में आपको एक बात समझाई है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता है। चार्ज तो टोटल जीरो रहेगा, तो कैपेसिटर चार्ज नहीं स्टोर करता है, एक्चुअली वो एनर्जी स्टोर करता है। और कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको पिछले सेशंस में एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है उसका एक्सप्रेशन होता है हाफ CV स्क्वायर। तो उसी एक्सप्रेशन को मैं यहां पॉइंट नंबर 5 में आपको रिमाइंड कर रहा हूं। एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अगर कोई चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसका एक्सप्रेशन होता है बच्चों हाफ CV स्क्वायर। और क्योंकि एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, इस फॉर्मूले से हम कैपेसिटर का चार्ज निकाल सकते हैं। और जब कहा जाता है कैपेसिटर का चार्ज, उसका मतलब है एक प्लेट का चार्ज। दोनों प्लेट्स का तो टोटल जीरो ही रहेगा, एक प्लेट का। तो ये इस फॉर्मूले की मदद से ये हाफ CV स्क्वायर जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप Q स्क्वायर बाई 2C लिख सकते हो, या इस एक्सप्रेशन को आप हाफ QV लिख सकते हो। तो ये कैपेसिटर में स्टोर होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और यहां पे जो Q है वो एक प्लेट का चार्ज है, दोनों प्लेट्स का तो टोटल हमेशा जीरो होगा। तो ये जो Q फॉर्मूले में लिखा है ये एक प्लेट का चार्ज है। और ये एक्सप्रेशन मैंने पहले आपको बताया है, इसको हमने यूज भी किया है। हमने फाइंड किया था कि जब हम दो चार्ज्ड कंडक्टर्स को जोड़ते हैं तो स्पार्क होता है, तो वहां पे हमने ये एनर्जी वाला एक्सप्रेशन यूज किया है और बहुत जगह यूज होने वाला है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए पॉइंट नंबर 5 जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब बच्चों ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट A/D, इसमें ये A कौन है बता सकते हो? इसमें ये A कौन है? तो बेटा ये जो A है ये कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया नहीं है, ध्यान से समझ लो। ये जो A है ये कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया नहीं है। आपने दो प्लेट्स लगाई है एक दूसरे के पैरेलल, ये जो A है ये दोनों प्लेट्स का ओवरलैपिंग एरिया है। तो मान लो दो प्लेट जरूरी नहीं बिल्कुल सामने हो,
थोड़ा शिफ्टेड हो सकती है, हालांकि एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो प्लेट्स को पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। तो जितना एरिया प्लेट्स का एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया है ये ए। तो यही चीज मैं पॉइंट नंबर 6 में मेंशन करने वाला हूं। इन द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, ब्रैकेट में मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं ये वाला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस फॉर्मूले में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ये जो ए आया है इज द इफेक्टिव ओवरलैपिंग एरिया ऑफ द टू प्लेट्स। तो जो कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का ओवरलैपिंग एरिया है ये। तो प्लेट्स का पूरा एरिया से हमें मतलब नहीं है, जितना एरिया ओवरलैप हो रहा है मतलब एक दूसरे के सामने है, बाहर का जो एरिया है जो एक दूसरे के सामने नहीं है उस एरिया से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितना भी चार्ज आप दोगे वो सारा चार्ज सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया में ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये इस माइनस से अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्लस और माइनस चार्ज है ये एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, ठीक है, बाहर नहीं रहेंगे। तो अगर प्लेट्स कंप्लीटली ओवरलैप नहीं हो रही है तो फॉर्मूले में जो ए आया है ये ओवरलैपिंग एरिया है। ठीक है, फुल एरिया ऑफ द प्लेट से हमें मतलब नहीं है, जितना एरिया बिल्कुल एक दूसरे के सामने मौजूद है बस वही एरिया इस फॉर्मूले में यूज होगा। नोट करिए पॉइंट नंबर 6। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या है? वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फिलहाल वैक्यूम है, लेकिन अभी तो फिलहाल वैक्यूम है, लेकिन अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम कोई मीडियम रख दे, पानी भर दे मान लो, तो पानी एक मीडियम है, प्लेट्स के बीच में भर दे, लेकिन कंप्लीट भरना, कंप्लीटली फिल करना। तो अगर प्लेट्स के बीच में हम कोई मीडियम डाल देंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट के यूज करेंगे। एंड व्हाट इज के? के को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो अगर कोई मीडियम आ गया बीच में तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। के इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, केवल वैक्यूम के लिए इक्वल टू 1 है, बाकी हर मीडियम के लिए इट इज ग्रेटर देन 1। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो या रिलेटिव परमिटिविटी कहो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको बताया जा चुका है। जब मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था उस समय मैंने आपको इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में काफी सारी बातें बताई थी। ठीक है, तो सिंपल बात यह है कि अगर प्लेट्स के बीच में कोई वैक्यूम है तो यहां एप्सिलॉन नॉट रहेगा, अगर वैक्यूम की बजाय कोई दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट को हटा के एप्सिलॉन नॉट के लिखा जाएगा। तो यही चीज मैं पॉइंट नंबर 7 में लिखने वाला हूं।
ओके, तो पॉइंट नंबर 7 को आप लोग मेरे साथ नोट कर सकते हो। If the space between the two plates, तो अगर दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is completely filled with a medium of dielectric constant K, तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है अगर हम उसको कंप्लीटली फिल कर दें विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, तो अगर मीडियम बना हो तो कैपेसिटेंस जैसा कि मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के लेना पड़ेगा A/D, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। प्लेट्स के बीच में अगर कंप्लीटली फिल कर देते हैं किसी मीडियम को तो ये कैपेसिटेंस होगा। नोट करिए पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम रखते हैं तो मीडियम रखने पर जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट के A/D, और इसमें अगर हम के छोड़ देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट A/D बचता है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट A/D है वो कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, तो इसको हम लिख देते हैं K टाइम्स C नॉट। ये जो C नॉट है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तब, ठीक है। तो वेयर C नॉट इज द कैपेसिटेंस when the medium present between the two plates of the capacitor of the parallel plate capacitor is वैक्यूम और एयर। तो जब दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है या एयर है उस समय जो कैपेसिटेंस है वो C नॉट है। तो जब हम मीडियम भरेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट K होगा, यानी मीडियम भरने के बाद कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैं बता चुका हूं, हमेशा 1 से बड़ा होता है। 1 तब होगा जब मीडियम वैक्यूम हो,
और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम है तो 1 से बड़ा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा है, इसका मतलब मीडियम भर दोगे प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस वैक्यूम वाले कैपेसिटर के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। सो K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, सो C मीडियम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C नॉट। और ये जो इक्वालिटी है ये उस केस में है जब प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो। तो वेयर इक्वालिटी होल्ड्स, ये जो मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख रहा हूं, तो ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी होल्ड्स इफ द medium between the two plates is vacuum। और जब तक कहा ना जाए हम वैक्यूम और एयर में कोई फर्क नहीं करेंगे, एयर को भी करीब करीब वैक्यूम जैसा ही मानेंगे। तो ये जो इक्वालिटी है ये उस केस में है जब प्लेट्स के बीच का वाला मीडियम वैक्यूम हो, यानी वैक्यूम की बजाय कोई दूसरा मीडियम अगर प्लेट्स के बीच में आया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। नोट करिए, पॉइंट नंबर 7 को कंटिन्यू करिए, नोट करिए। एक सेंटेंस पॉइंट नंबर 7 में हम और लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 7 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। Therefore, on inserting a dielectric medium between the two plates, तो अगर दो प्लेट्स के बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करोगे दो प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor increases। तो जब हम दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक को मीडियम को रखने से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 7 को कंप्लीट करिए। ऑलराइट, तो आज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से रिलेटेड, आसान से सारे पॉइंट्स हैं, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं था इसमें। तो मुझे विश्वास है कि सारे बच्चों को समझ में आई होगी मेरी बात। और मेन चीज है कि जो समझाया जा रहा है उसे आपको दिमाग में बनाए रखना है। तो जो स्टूडेंट्स सिखाई हुई चीजों को रिटेन करके रखेंगे उनको ही फाइनल एग्जाम में फायदा मिलेगा। अगर आप सीखी हुई बातों को जल्दी भूल जाओगे तो फिर सीखना ना सीखना सब एक बराबर बात है। इसलिए जब भी मौका मिले आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप पुराने चैप्टर्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर डालें। जब भी छुट्टी आए, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो आप सीखी हुई बातों को रिवाइज जरूर कर लें। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।